आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कुल जमाती वफूद ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की आवाज को जिस अंदाज में दुनिया के सामने रखा, उन्हें उस पर फख्र है। एक्सियोम 4 मिशन को खला में रवाना करने का प्रोग्राम एक तकनीकी खामी के सबब एक बार फिर मुलतवी कर दिया गया है। इस मिशन में भारतीय खला नवर्द शुभांशु शुक्ला को खला में भेजा जाना है। हुकूमत ने दिफाई सामान तैयार करने के लिए 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपए का निशाना मुकर्रर किया है। भारत की दिफाई सामान की बरामदात अगले 5 साल में 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएंगी। दिल्ली काबीना ने स्कूलों के जरिए हासिल की जाने वाली फीस के लिए ज़ाब्ते मुकर्रर करने के आर्जी हुक्म को मंजूरी दे दी है। अब इसे सदर जमहूरिया की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। पूरे मुल्क की 50,000 से ज्यादा तंजीमों ने योग संगम के मेज़बानी के लिए इंदराज कराया है, जिसका इनेकाद इस महीने की 21 तारीख को योग के बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर किया जाएगा। और फुटबॉल में 2027 के एशियन कप क्वालिफायर मैच में भारत को हांगकांग के साथ मुकाबले में 0-1 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद कसीर पार्टी वफूद ने दहशतगर्दी की लानत के खात्मे की ज़रूरत पर मुख्तलिफ मुल्कों में जिस अंदाज से भारत के नज़रियात पेश किए हैं, उन्हें उस पर फख्र है। कल शाम वज़ीर-ए-आज़म ने कसीर जमाती वफूद के अरकान की मेज़बानी की। ये वफूद माहिरीन पार्लियामेंट और साबिक़ सिफारतकारों पर मुश्तमिल थे और उन्होंने पिछले कुछ हफ्तों के दौरान दुनिया के मुल्कों की 23 राजधानियों का सफ़र किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि इन नुमाइंदों ने अमन के तईं भारत के अज़्म और दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने की ज़रूरत की वजाहत करने में अहम रोल अदा किया। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क को इनके उस अंदाज पर फ़ख्र है जिसके तहत इन अरकान ने भारत की आवाज़ को आगे बढ़ाया। अरकान ने वज़ीर आज़म को अपने तजर्बात से वाकिफ़ कराया, जबकि मरकज़ी हुकूमत इन 7 वफूद के काम की सताइश पहले से ही कर रही है। ये वफूद 50 से ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल थे, जिनमें ज्यादातर मौजूदा अरकान पार्लियामेंट थे। कांग्रेस मेंबर पार्लियामेंट शशि थरूर ने, जिन्होंने अमेरिका के वफ्द की क़यादत की थी, कौम की खिदमत का मौका फराहम करने पर वज़ीर आज़म मोदी की तारीफ की। I think he saw this as an opportunity to thank the delegations for their service, and he was very pleasant. He spent more than an hour with all of us. It was not a formal meeting at all. There were no formal speeches, or even those of us who had given him our reports on the trip did not present those reports or speak to them particularly, but it was a good, lively, informal conversation. And we all suggested we should make a practice of this more often, sending MPs to engage with legislators in other countries. And the Prime Minister certainly seemed to take that idea on board. शिवसेना से वाबस्ता श्रीकांत शिंदे ने भी वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया और वफ्द ने उन्हें दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई और आलमी अमन के तईं भारत के अज़्म के लिए इन दोस्ताना मुल्कों की तरफ से दी गई ज़बरदस्त हिमायत से वाकिफ़ कराया। एक्सियोम 4 मिशन, जिसमें भारतीय खला नवर्द शुभांशु शुक्ला और 3 अफराद को खला में भेजा जाना था, दूसरी बार भी मुलतवी कर दिया गया है। नासा के मुताबिक एक्सियोम स्पेस और स्पेस एक्स को आज खला में नहीं भेजा जा सकेगा, क्योंकि स्पेस एक्स टीमों को इस मिशन की मरम्मत के लिए इजाफी वक्त दिया गया है कि वो सयाल ऑक्सीजन के रिसाव को बंद करें। ये खामी फैल्कन 9 रॉकेट के मुआयने के दौरान पाई गई। नासा ने ऐलान किया है कि इस मिशन को रवाना करने की तारीख मरम्मत के इस काम को मुकम्मल किए जाने के बाद ही तय की जाएगी। इससे पहले इस मिशन को फैल्कन 9 के जरिए भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 5:30 बजे भेजने का फैसला किया गया था। ये परवाज़ मंगल को ख़राब मौसम के सबब आज तक के लिए मुलतवी की गई थी। स्पेसएक्स के इस मिशन को फ्लोरिडा के केप कैनावेरल इलाके में नासा के कैनेडी खलाई मरकज़ से खला में भेजा जाना था। शुभांशु शुक्ला और अमेरिका, पोलैंड और हंगरी के खला नवर्द बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पर 2 हफ्ते का वक्त गुजारेंगे, जिसके दौरान वो तकरीबन 60 तजरिबात और साइंसी मुतालियात करेंगे, नीज़ आउटरीच प्रोग्रामों पर अमल करेंगे। ऐसा पहली बार है कि भारत, पोलैंड और हंगरी अपने खला नवर्दों को बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन भेज रहे हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि हुकूमत ने 2029 तक दिफाई सामान की तैयारी के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का खर्च मुकर्रर किया है।
उत्तराखंड के शहर देहरादून में मुनक़दा कौमी सलामती और दहशतगर्दी के मौजू पर एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस शोबे में मुल्क की बरामदात उस वक्त तक 50,000 करोड़ रुपए की मालियत तक पहुंच जाएंगी। वजीर दिफा ने खासतौर पर कहा कि दिफाई सामान की सालाना तैयारी जो 2014 में तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए थी, अब 1.30 लाख करोड़ रुपए की रिकॉर्ड सतह को पार कर गई है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत ने इस साल तक दिफाई सामान की तैयारी के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपए का निशाना मुकर्रर किया है। वजीर मौसूफ ने कहा कि दिफाई बरामदात में माली साल 2024-25 में जबरदस्त इजाफा हुआ है और ये बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए हो गई हैं और मुल्क में बनाई गई दिफाई मसनूआत को तकरीबन 100 मुल्कों में बरामद किया जा रहा है। साथियों, आपको जानकर सुखद अनुभूति होगी कि आज भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 2014 की तुलना में लगभग 35 टाइम्स बढ़ गया है 2014 की तुलना। अब 2013-2014 में भारत से होने वाला डिफेंस एक्सपोर्ट 686 करोड़, आज यह बढ़कर मोर देन 24,000 करोड़ तक पहुंच गया है। दहशतगर्दी से निपटने और कौमी सलामती को मजबूत बनाने के लिए हुकूमत की तरफ से इख्तियार की गई हिकमत अमली का जिक्र करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि दिफा का शोबा आत्मनिर्भर भारत के मजबूत तरीन सुतूनों में से एक बनकर उभरा है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल किए गए हथियार और प्लेटफॉर्म्स मुल्क ही में तैयार किए गए थे। उन्होंने ये भी कहा कि आज भारत न सिर्फ अपनी सरहदों की हिफाजत कर रहा है बल्कि वो एक ऐसा निज़ाम भी तख्लीक कर रहा है जिससे हम हिकमत अमली, इक़्तिसादी और तकनीकी तौर पर मजबूत बन रहे हैं। वजीर दिफा ने कहा कि इससे पहले भारत पूरी तरह गैर मुल्की दिफाई सामान पर इन्हिसार करता था, लेकिन आज भारत दिफा के शोबे में बहुत तेजी से खुद कफील बनता जा रहा है। दिफाई सलाहियतों के बारे में बात करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि भारतीय मुसल्लह फौजें जो जदीद तरीन हथियार, मिसाइल, टैंक्स और प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करती हैं वो मुल्क ही में तैयार किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क ही में तैयार किए गए अग्नि, पृथ्वी और ब्रह्मोस जैसे मिसाइल दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। भारत में एक दहाई के दौरान शानदार तब्दीली रुनुमा हुई है और इसे सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के उसूलों से तहरीक मिली है। आकाशवाणी का खबरों का शोबा मुख्तलिफ अहम शोबों में पिछले 11 साल के दौरान हुकूमत की कोशिशों पर एक खुसूसी फीचर पेश कर रहा है। आज हम बात कर रहे हैं जिंदगी गुजारने में आसानी, किस तरह इस्लाहात और इक़दामात ने हर शहरी के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान, मज़ीद महफूज और ज़्यादा बावकार बनाया है। गुज़श्ता दहाई के दौरान मुतवस्सित तबके की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बेहतर बनाना हुकूमत की तवज्जो का मरकज़ रहा है। हाउसिंग और हिफ़्ज़ान सेहत से लेकर शहरी नक़्लो हमल और डिजिटल रसाई तक हुकूमत ने मुतवस्सित तबके के लिए ज़िंदगी को आसान, मज़ीद महफूज और ज़्यादा सहल बनाने के लिए मुसलसल कोशिशें की हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 1,16,00,000 से ज़्यादा मकानात को मंजूरी दी गई और तकरीबन 93 लाख मकानात पहले ही तैयार हो चुके हैं या उन्हें हवाले किया जा चुका है, जबकि स्मार्ट सिटीज़ मिशन ने बुनियादी ढांचे को यकसर तब्दील किया है और 7,545 मंजूर शुदा प्रोजेक्टों में से 93% से ज़्यादा मुकम्मल हो चुके हैं। मेट्रो नेटवर्क में एक दहाई में 4 गुना इजाफा हुआ है, जो कि 2014 में महज 248 किलोमीटर से 2025 में 1,000 किलोमीटर से ज़्यादा हो गया, जबकि उड़ान स्कीम ने आम लोगों के लिए फ़िज़ाई सफ़र सस्ता और काबिल रसाई बनाया है, जिसके तहत 625 रास्तों के जरिए 88 एयरपोर्टों को जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी फंड से चलने वाली हिफ़्ज़ान सेहत से मुतल्लिक स्कीमों में से एक बनकर उभरी है। इसके तहत 41 करोड़ से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं। जन औषधि केंद्रों की तादाद 16,000 से ज़्यादा हो गई है। डिजी लॉकर जैसे प्लेटफॉर्म ने फिजिकल कॉपी रखने या जमा करने की ज़रूरत को कम किया है, जबकि उमंग ऐप 200 से ज़्यादा महकमों की खिदमात एक ही जगह पेश करती है, जिसके 8 करोड़ से ज़्यादा यूज़र्स हैं। आधार अब 141 करोड़ शहरियों का अहाता कर रहा है। इन इक़दामात ने भारत के मुतवस्सित तबके की ज़िंदगियों को पुरवकार, सहल और पुरएतमाद बनाया है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फ़हीम अहमद। इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पिछले 11 साल में असासा जाती अखराजात में खातिर खाह इजाफा हुआ है और ये अखराजात 2024-25 में 11.2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गए। एक खुसूसी मजमून में वज़ीर मौसूफ ने कहा कि पिछले 11 साल में भारत ने बुनियादी ढांचे में तेज रफ्तारी के साथ इजाफा हुआ है।
انہوں نے یہ بھی کہا کہ تقریباً 59,000 کلومیٹر شاہراہوں کی تعمیر کی گئی اور 37,500 کلومیٹر طویل ریل پٹریاں بچھائی گئیں۔ وزیر موصوف نے ڈیجیٹل تبدیلی کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کا ڈیجیٹل سرکاری بنیادی ڈھانچہ DPI اب ایک عالمی معیار بن چکا ہے۔ UPI، آدھار اور ڈیجی لاکر کا اب عالمی سطح پر ان کی وسعت اور سب کی شمولیت کی وجہ سے مطالعہ کیا جاتا ہے۔ دلی سرکار نے اسکول میں فیس طے کرنے اور اس کے لیے ضابطے بنانے کے کام میں شفافیت لانے کے لیے دلی اسکول ایجوکیشن آرڈیننس 2025 کو منظوری دے دی ہے، تاکہ قومی راجدھانی میں پرائیویٹ اسکولوں کی طرف سے فیس میں اضافے کو ضابطے میں لایا جا سکے۔ اس سے شہر کے پرائیویٹ اسکولوں میں زیر تعلیم لاکھوں طلباء اور ان کے والدین کو بڑی راحت ملے گی۔ دلی کے وزیر تعلیم آشیش سود نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے اس بات کی جانکاری دی۔ انہوں نے کہا کہ صدر جمہوریہ کی طرف سے منظوری ملنے کے بعد اس سال اپریل سے ہی اس آرڈیننس کو لاگو کیا جائے گا۔ لگاتار بڑے بڑے اسکول جو ڈسکریمنیشن بچوں کے ساتھ کر رہے تھے وہ سب آج انت ہو گیا۔ آج کا دن دلی کی جنتا کے لیے ایک سنہرا دن ہے جب دلی کی مکھیہ منتری ان کے نیترتو ان کی ادھیکشتا میں کیبنٹ نے دلی اسکول ایجوکیشن ٹرانسپیرنسی ان فکسیشن بل کو ادھیادیش کے روپ میں جاری کرنے کا پرستاو پارت کیا ہے۔ ملک بھر کی 50,000 سے زیادہ تنظیموں نے اس ماہ کی 21 تاریخ کو منعقد ہونے والے یوگ سنگم کے لیے رجسٹریشن کرایا ہے، جو اجتماعی شرکت کے لیے ایک نیا معیار ہے۔ وزارت آیوش نے ایک بیان میں کہا کہ راجستھان اس معاملے میں پیش ہے، جہاں سے 11,000 سے زیادہ تنظیموں نے یوگ سنگم 2025 کے لیے رجسٹریشن کرایا ہے، جو تمام ریاستوں میں سب سے زیادہ ہے۔ اس شاندار شرکت کے تحت تلنگانہ نے 7,000 سے زیادہ، اس کے بعد مدھیہ پردیش نے 5,000 رجسٹریشن کرائے ہیں۔ اس سال کا موضوع ہے ایک کرۂ ارض، ایک صحت کے لیے یوگا، جو اتحاد اور تندرستی کے لیے ہمہ گیری کی بات کرتا ہے۔ وزارت نے کہا کہ توقع ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ مقامات پر یوگ سنگم 2025 کا انعقاد ہوگا۔ وزارت نے اس عالمی تقریب میں شرکت کے لیے شہریوں، اداروں اور کمیونٹیز کو مدعو کیا ہے۔ آنے والے یوگ کے 11ویں بین الاقوامی دن کی تیاریوں کے حصے کے طور پر اتراکھنڈ کی دیو بھومی نیز یوگ بھومی کے مختلف مقامات پر یوگ کی مشقیں جاری ہیں۔ بھارتی مردوں کی سینئر فٹ بال ٹیم کل شام کولون میں کھیلے گئے AFC ایشیائی کپ کوالیفائر کے ایک اہم میچ میں میزبان ہانگ کانگ سے 0-1 سے ہار گئی۔ اس ہار سے 2027 میں سعودی عرب میں ہونے والے ایشیائی کپ کے لیے کوالیفائی کرنے کی بھارت کی امیدیں ختم ہو گئی ہیں اور فیفا کی درجہ بندی میں وہ کھسک کر 133ویں مقام پر آ سکتی ہے۔ یہ تھی خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔ شکریہ اسلم۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اخبارات نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخی کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا، ملاپ اور ہندوستان ایکسپریس نے NDA حکومت کے 11 سال مکمل ہونے پر وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے ایکس پر دیے گئے ایک بیان کو جلی سرخی کے ساتھ شائع کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ پچھلے 11 برسوں میں دفاعی شعبے میں خود انحصاری پر خصوصی زور دیا گیا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے بیرون ملک کا دورہ کر کے واپس آئے کل جماعتی وفود کے اراکین سے وزیر اعظم کی ملاقات کی خبر کو اہمیت دی ہے۔ اس موقع پر وفد کے ارکان نے مختلف ممالک میں اپنی ملاقاتوں کے بارے میں جناب مودی کو جانکاری دی۔ نئی تعلیمی پالیسی نے بھارتی نظام تعلیم کو عالمی مسابقت کے قابل بنا دیا۔ اس خبر پر روزنامہ راشٹریہ سہارا اور ملاپ نے توجہ مرکوز کی ہے۔ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے IIT حیدرآباد میں منعقدہ ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ کل جماعتی وفود نے آپریشن سندور کے بعد بھارت کی آواز کو جس انداز میں دنیا کے سامنے رکھا، انہیں اس پر فخر ہے۔ ایکسیوم 4 مشن کو خلا میں روانہ کرنے کا پروگرام ایک تکنیکی خامی کے سبب ایک بار پھر ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اس مشن میں بھارتی خلا نورد شبھانشو شکلا کو خلا میں بھیجا جانا ہے۔ حکومت نے دفاعی سامان تیار کرنے کے لیے 2029 تک 3 لاکھ کروڑ روپے کا نشانہ مقرر کیا ہے۔ بھارت کی دفاعی سامان کی برآمدات اگلے 5 سال میں 50,000 کروڑ روپے تک پہنچ جائیں گی۔ دلی کابینہ نے اسکولوں کے ذریعے حاصل کی جانے والی فیس کے لیے ضابطے مقرر کرنے کے عارضی حکم کو منظوری دے دی ہے۔ اب اسے صدر جمہوریہ کی منظوری کے لیے بھیجا جائے گا۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔